वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास, इसमें चैप्टर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, इसके टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक सेल यानी विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड ओम्स लॉ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सेल विद्युत सेल। इलेक्ट्रिकल सेल इज एन अरेंजमेंट इलेक्ट्रिकल सेल इज एन अरेंजमेंट which continuously converts a form of energy into electrical energy. That is, electrical cell maintains flow of charges through electrical circuit. यानी विद्युत सेल या इलेक्ट्रिकल सेल ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी एक प्रकार की ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में सतत रूपांतरण होता है। तो कोई एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा में सदैव रूपांतरित होती है, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। उस सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अर्थात विद्युत सेल विद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह सतत बनाए रखता है। विद्युत सेल वो डिवाइस है जिससे विद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह कंटिन्यूअस या सतत बनाए रखा जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रिकल सेल ऐसी डिवाइसेस हैं जो किसी अन्य फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, जिससे सर्किट में आवेश का प्रवाह या फ्लो ऑफ करंट ऑलवेज मेंटेन रहता है। और ये डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल सेल या विद्युत सेल कहलाती हैं। ये कई तरह की होती हैं। इलेक्ट्रिकल सेल इस्टेब्लिशेस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स। यानी इलेक्ट्रिकल सेल अपने दोनों सिरों के बीच, इसके दो सिरे होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। तो इलेक्ट्रिकल सेल अपने दोनों सिरों के बीच एक नियत विभवांतर स्थापित करता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करता है। ऊर्जा के रूप के अनुसार सेल कई प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल सेल हैं ये कई तरह के होते हैं। कुछ ही सेल का यहाँ वर्णन करेंगे हम जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं। तो पहला सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल। In electrochemical cell, chemical energy is converted into electrical energy. In electrochemical cell यानी विद्युत रासायनिक सेल, chemical energy is the energy which is converted into electrical energy, and hence these are two types. Chemical energy is converted into electrical energy, and these electrochemical cell are of two types. विद्युत रासायनिक सेल में यानी विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार के होते हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन यूज, जो वन टाइम यूज के हैं वो प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राइमरी सेल ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। इन प्राइमरी सेल केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल यानी जो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर परफॉर्म होती है या केमिकल्स के बीच में होती है, केमिकल रिएक्शन वो इरिवर्सिबल है, वो वन डायरेक्शनल है। वो रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। रिवर्स रिएक्शन प्राइमरी सेल में नहीं होती या पॉसिबल नहीं है। दीज सेल डू नॉट चार्ज अगेन। दीज सेल कैन नॉट चार्ज अगेन। That is, we cannot charge primary cell again. For example, Leclanche cell, Daniell cell, and dry cell, etc. These are one-time use cell. When electrolyte is completely reacted, then we cannot use these cell. We cannot charge these cell again. यानी प्राथमिक सेल में जो रासायनिक क्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। प्राथमिक सेल में रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। इसका मतलब जो भी रासायनिक क्रिया होती है वो केवल उसी दिशा में होती है, उल्टे रिवर्स में हम प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट नहीं बना पाते हैं। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना पाएंगे, इसका मतलब इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय होती है हमारी रिएक्शन। और फिर इस कारण से हम इन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते। पुनः आवेशित नहीं किए जाने के कारण हमारे सेल बेकार हो जाते हैं,
वो वन टाइम यूज के लिए होते हैं। एक बार इनको कंप्लीटली डिस्चार्ज कर दिया जाए, यूज कर लिया जाए, तो इन सेलों को दोबारा आवेशित नहीं कर सकते, यानी ये सेल फिर बेकार हो गए, हमें फिर दूसरे सेल यूज करने पड़ेंगे। लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल और ड्राई सेल इसके प्राइमरी सेल के उदाहरण हैं। ड्राई सेल घरों में ज्यादातर यूज होता है, और ड्राई सेल हमारे जो रिमोट की बैटरी है उसमें लगता है, घड़ी की बैटरियां हैं वो ड्राई सेल में, उसमें ड्राई सेल यूज होता है घड़ी में, और रिमोट में होता है। तो ये सभी में जब भी एक बार बैटरी हमारी जो है इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से रिएक्ट कर गया, सारा इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन में भाग ले लिया, तो फिर हमारा सेल कहते हैं कि सेल का पोटेंशियल वो ड्रॉप हो गया और सेल यूज करने लायक नहीं रहा। हम इस सेल ड्राई सेल को यूज या चार्ज नहीं कर सकते। प्राइमरी सेल कैन नॉट बी चार्ज अगेन, यानी प्राइमरी सेल ऐसे सेल हैं जिनको दोबारा से हम आवेशित या चार्ज नहीं कर सकते, ये वन टाइम यूज के हैं। इनकी जगह हम दूसरे सेल फिर यूज करते हैं। एक ड्राई सेल हमारा इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया काफी, तो हम दूसरा ड्राई सेल लेके यूज करेंगे, तो ये वन टाइम यूज कहलाता है। इसके विपरीत सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल ऐसे सेल है हमारे, इन सेकेंडरी सेल केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल, केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल, दैट इज रिवर्स रिएक्शन इज आल्सो अकर। दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड secondary cell. Chemical reaction is reversible, reverse reaction is also occur or possible. Due to reverse reaction possibility, secondary cell, yeah, hence these cell, secondary cell can be charged again, secondary cell can be charged again, and secondary cell example are lead accumulator, सीसा संचायक सेल, एल्कली accumulator और लिथियम आयन बैटरीज। द्वितीयक सेल में होने वाली अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी अभिक्रिया रिवर्स डायरेक्शन या उल्टी डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बनाना पॉसिबल है। इसलिए इन सेलों को यानी सेकेंडरी सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है, और आवेशित करने के बाद हम इन्हें पुनः यूज कर सकते हैं, जैसे सीसा संचायक सेल, लेड अक्यूमुलेटर जो घरों में इन्वर्टर की बैटरियों में यूज होता है, इन्वर्टर में यूज होता है, एल्कली अक्यूमुलेटर, क्षारीय संचायक सेल, ये ट्रेनों में यूज होता है, और लिथियम आयन बैटरी या लिथियम आयन सेल, ये सेल मोबाइल में यूज होते हैं बहुत ऐसे। सेकेंडरी सेल के बारे में क्या कंक्लूड करते हैं? सेकेंडरी सेल कैन बी चार्ज अगेन, इनको बार बार चार्ज किया जा सकता है डिस्चार्ज होने पर, एंड कैन बी यूज्ड ए नंबर ऑफ टाइम्स, कैन बी यूज्ड ए नंबर ऑफ टाइम्स। सेकंड, दीज आर केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच chemical reaction, by chemical reaction chemical energy is converted into electrical energy. Now second type of cell, photocell. Photocell converts radiation or light, photocell converts radiation or light into electrical energy, यानी फोटोसेल विकिरण या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो हमारे फोटोसेल ऐसे सेल होते हैं जिनके ऊपर प्रकाश डाली या विकिरण डाला जाए तो वो विकिरण को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये हमारा कहलाता है फोटोसेल। तीसरा टाइप का जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने का मेथड है जनरेटर या जनित्र। तीसरा टाइप पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने का मेथड जनरेटर और जनित्र। जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी, यानी दो या अधिक सेलों के संयोजन को या संयोग को बैटरी कहते हैं। तो बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस हो गया? सेल हमारा 1 यूनिट हो गया, और 2 या 3 सेल हम या इससे अधिक सेल एक साथ यूज करें तो ये बैटरी कहलाता है। इनको हम कॉम्बिनेशन ले लें, कॉम्बिनेशन लेके यूज करें, इनका संयोग करके करें सेलों का, तो ये बैटरी बन जाता है। यानी हम 2 ड्राई सेल रिमोट में यूज करते हैं तो उन दोनों ड्राई सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.5 वोल्ट दोनों का ईच का है। तो इस तरह से टोटल जो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल है 3 वोल्ट, वो हमारा बैटरी हो गया 3 वोल्ट की बैटरी। 2 सेलों का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन 3 वोल्ट की बैटरी हमारा ड्राई सेल प्रोड्यूस करता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन कंडक्टिविटी, डिपेंडिंग ऑन कंडक्टिविटी मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू
3 categories. Depending on conductivity, materials are divided into 3 categories. यानी चालकता के आधार पर पदार्थ 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। तो चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये बेस है जिससे हम मटेरियल को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी मटेरियल हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी 3 भागों में क्लासिफाइड हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर हमारे मटेरियल 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला है कंडक्टर, चालक, इनको मेटल्स भी कहते हैं। तो सभी मेटल्स कंडक्टर या चालक हैं। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है? कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें कंडक्टर में या मेटल्स में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, लगभग 10 to the power 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में 10 घाते 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। These free electrons carry electrical current. These free electron carry electrical current and conductivity of the metal or conductor is for this region is very high. यानी कंडक्टर में से, यानी चालकों में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटेलिक वायर में, यानी कंडक्टिंग वायर में, ये हमारा वायर है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूरे वायर में हमेशा घूमते टहलते रह सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 तरीके के हैं। पहला बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम के चारों ओर, किसी एक एटम के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो वो एटम के लोअर ऑर्बिट्स के, यानी पहली दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एटम का चक्कर लगाते हैं। और जब कक्षा नंबर ऑफ, हमारी जो ऑर्बिट का नंबर है, यानी नाभिक से परमाणुओं की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी जब ज्यादा हो जाती है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं, जैसे मेटल के इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल के लास्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सभी इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल में आ जा सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। और जब इनको हम एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर आगे बढ़ेंगे। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं जिनका नाभिक से ज्यादा संपर्क नहीं होता किसी भी, और ये लगातार पूरे मटेरियल में घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। बाउंड इलेक्ट्रॉन जो नाभिक, किसी एक एटम के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमारे डॉटेड दिखाए गए हैं, ये किसी एक परमाणु के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते, ये पूरे मेटल में, पूरे वायर में घूम सकते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हमारा करंट कैरी करते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ही धारा को प्रवाहित, धारा के मार्ग में धारा को प्रवाहित करने में सहायता करते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जब जिस मेटल में जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल उतना ही ज्यादा धारा फ्लो कर सकता है, उसका वायर उतना ही अच्छा माना जाएगा। सेकंड डिवीजन है इंसुलेटर या कुचालक। पहला कंडक्टर था, दूसरा इंसुलेटर या कुचालक। इसके अपोजिट है मेटल के अपोजिट नॉन मेटल्स, फॉर एग्जांपल ग्लास, वुड, प्लास्टिक। दीज इंसुलेटर और कुचालक कंटेन्स वेरी लेस और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होगी तो these materials insulator carry no electric current. These insulator or material carry no electric current and conductivity is very low. Conductivity of insulator is very low and non-conducting material or non-conducting material. These material insulator are non-conducting material, यानी इंसुलेटर में से या कुचालक में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और इनकी विद्युत चालकता ना के बराबर होती है। तो ये अचालक या कुचालक मटेरियल कहलाते हैं और ये विद्युत बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं करते, जैसे हमारे ग्लास, वुड, प्लास्टिक इत्यादि में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ये हमारे विद्युत के कुचालक कहे जाते हैं, नॉन मेटल्स कहे जाते हैं। तो ये 2 क्लासिफिकेशन हो गए। एक गुड कंडक्टर है, यानी इसमें से धारा आसानी से बहती है कंडक्टर में से, एंड इंसुलेटर में से धारा बिल्कुल नहीं बहती, इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल नहीं बहती और इनकी कंडक्टिविटी लगभग 0 होती है, इनकी चालकता 0 होती है। तीसरे टाइप का मटेरियल हमारा है सेमी कंडक्टर या अर्धचालक। सेमी कंडक्टर या अर्धचालक ऐसे मटेरियल, दोज मटेरियल
whose electrical conductivity is lesser than conductor, whose electrical conductivity is lesser than conductor but higher than insulator are called semiconductor। यानी वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम यानी कंडक्टर से कम है और कुचालकों इंसुलेटर से अधिक है। कुचालकों से अधिक होती है और चालकों से कम, ये अर्धचालक कहलाते हैं। यानी इनकी चालकता एकदम बीच की वैल्यू हो गई, चालक से कम और कुचालक से अधिक, तो एक इंटरमीडिएट वैल्यू होती है, जिससे हमें सेमीकंडक्टर में स्मॉल करंट रूम टेम्परेचर पर मिलती है। यानी रूम टेम्परेचर पर अर्धचालक से स्मॉल करंट मिलती है, जो कि कंडक्टर की अपेक्षा बहुत कम होती है और इंसुलेटर की अपेक्षा ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक जिनमें चालकता लगभग आधी होती है। किसकी मेटल और हमारे इंसुलेटर, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की है, तो इसलिए इसको अर्धचालक नाम दिया गया है। और ये इसके एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं, अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। इफ क्यू कूलाम चार्ज फ्लोज इन टी सेकंड थ्रू द वायर, इफ क्यू कूलाम चार्ज फ्लोज टिल टी सेकंड थ्रू द वायर, इलेक्ट्रिक करंट, किसी चालक से टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, किसी चालक से टी समय में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो इकाई समय में प्रवाहित आवेश ही विद्युत धारा कहलाता है। यानी 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा हम लिखते हैं Q बाई टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज जितने टाइम तक फ्लो हुआ उसको टाइम से हम डिवाइड कर दें, हमारा इलेक्ट्रिकल करंट मिल जाता है। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट ऑफ आई, एसआई यूनिट इज कूलाम पर सेकंड या सी पर एस, इसको हम एम्पियर लिखते हैं सीधे सीधे। एम्पियर और कैपिटल ए से सिंबल से यह लिखा जाता है। Hence flow of 1 coulomb charge in 1 second is called ampere, 1 ampere current. Flow of 1 coulomb charge in 1 second is called 1 ampere current. यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन टी सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन टी सेकंड, देन Q is equal to NE, N be the number of electron flow through cross section of wire in t second, hence Q is equal to NE, यानी तार के अनुप्रस्थ काट से t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो हम Q is equal to NE लिखेंगे। और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और फिर इसके बाद Q को हम लिख देंगे NE, I इक्वल टू NE अपॉन T। तो ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर करंट और टाइम दिया रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, ये गणना कर सकते हैं। सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑफ वायर, सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नेगेटिव टू positive end of wire but current moves to positive into negative end of wire, current moves positive into negative end of wire, hence direction of flow of current is opposite to direction of flow of electron, direction of flow of current is opposite to direction of flow of current. This is our conductor, this is one end, this is second end, and electrons are flowing in this direction, right to left. Electrons are flowing right to left and our current is flowing, conventional current is flowing in left to right direction, that is opposite of flow of electron. चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन तार के नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं, तार के नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं, परंतु विद्युत धारा का प्रवाह तार के पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर होता है। विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर होता है। अतः परंपरागत धारा
परंपरागत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत प्रवाहित होती है। तो ये हमारी जो कन्वेंशनल करंट है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में ही प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में यानी राइट टू लेफ्ट प्रवाहित हो रहे हैं और करंट हमारी लेफ्ट टू राइट प्रवाहित हो रही है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर इज फंडामेंटल यूनिट। एम्पियर इज फंडामेंटल यूनिट व्हिच डेफिनेशन इज एज फॉलोज। यानी धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक जो एम्पियर कहलाता है वो मूल मात्रक है। एम्पियर मूल मात्रक है जिसकी परिभाषा निम्नवत है। क्या है एम्पियर की परिभाषा? इन वैक्यूम इफ टू पैरेलल वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ प्लेस्ड in vacuum two parallel wires of infinite length are placed at 1 meter distance apart, 1 meter apart from each other, and same amount of current is flowing through the wire. Same amount of current is flowing through these wire. The force between two wire is 2 into 10 to the power minus 7. If force is 2 into 10 to the power minus 7 Newton experienced by wire on unit length, force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton experienced by wires on its unit length, then current in the wire is 1 ampere. Current in both wire is 1 ampere. यानी यदि निर्वात में स्थित अनंत लंबाई के दो समांतर चालकों की बीच की दूरी 1 मीटर हो तो दो चालक हमारे दो कंडक्टिंग वायर जो कि इनफाइनाइट लेंथ के हैं 1 मीटर दूरी पर रखे जाएं, पैरेलल हो, उनमें समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इन दोनों वायर्स में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालकों की प्रति मीटर लंबाई पर, इन चालकों की एकांक लंबाई या प्रति मीटर लंबाई पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का पारस्परिक एक दूसरे के ऊपर बल लगना चाहिए। अगर ये बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो, तो उत्पन्न ये बल लग रहा है तो चालकों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो इस तरह से दोनों चालकों में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है दोनों वायर्स में। ये हमें इससे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पता चल रही है। तो इस तरह से निर्वात में स्थित दो अनंत लंबाइयों के चालक जो कि एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे गए हैं और इन चालकों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित करने पर प्रति मीटर लंबाई पर अगर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का आकर्षण बल यानी कूलम फोर्स का अनुभव हो, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, तो चालकों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। इफ I is electric current is 3 ampere, time is 1 minute यानी 60 सेकंड, then total number of charge flowing through the wire Q equal to IT यानी I equal to QIT फार्मूले से हमने लिखा है Q equal to IT, I 3 एम्पियर, T 60 सेकंड, तो 180 कूलम आवेश 1 मिनट यानी 60 सेकंड में उस वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल यानी सेल का विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल का विद्युत वाहक बल जिसको EMF या कैपिटल E या एप्सिलॉन से लिखते हैं। EMF ऑफ सेल इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट वर्क डन बाई सेल on unit charge to flow, work done by cell on unit charge to flow, that is energy given to unit charge by cell, energy given to unit charge by cell to flow is called EMF of cell। किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश के प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर कृत कार्य, एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर कृत कार्य सेल द्वारा आवेश को दी गई एकांक आवेश को दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। असल में हमारा जो विद्युत वाहक बल है वो बल नहीं, ये एक वोल्टेज है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है? एकांक आवेश को यानी हमारा यूनिट चार्ज को सेल इलेक्ट्रिक सर्किट में यानी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश यानी यूनिट चार्ज को सेल द्वारा प्रवाहित करने में उस सर्किट में प्रवाहित करने में जितनी एनर्जी दी जाती है या जितना कार्य किया जाता है वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो कोई भी सेल
जितना एकांक आवेश को उस सर्किट में फ्लो करवाने के लिए जितना वर्क करेगा या जितना ऊर्जा खर्च करेगा वो सेल का विद्युत वाहक बल है, बशर्ते हमारा चार्ज यूनिट हो। अगर चार्ज की मात्रा है तो हम चार्ज से डिवाइड करेंगे, W/Q0 जो मात्रा आएगी वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल होती है। हेंस EMF ऑफ a cell is not a force. EMF is not a force but it is energy given to unit charge to flow, that is it has dimension of electric potential. EMF कोई बल नहीं है बल्कि यह परिपथ में आवेश के लिए सेल द्वारा प्रति एकांक आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा है, यानी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का डायमेंशन रखता है या यूनिट रखता है, क्योंकि वर्क अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव का यूनिट होता है। इसीलिए हमारा EMF की जो यूनिट होगी वो यही होगी, विद्युत विभव यानी वोल्ट में आता है। EMF of cell is defined as maximum potential difference between two electrodes of cell. EMF of cell is defined as maximum potential difference between two electrodes of cell when no current is drawn. When no current is drawn from cell or cell is in open circuit. किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके इलेक्ट्रोड के मध्य अधिकतम विभवांतर को कहते हैं। सेल के दो इलेक्ट्रोड हैं, उनके मध्य अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाएगा जब सेल से कोई धारा न ली जाए या सेल खुले परिपथ में हो। तो सेल अगर खुले परिपथ में रखा गया है ओपन सर्किट में और उसके सिरों का जो विभवांतर है यानी इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो विभवांतर है वही विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये सेल के इलेक्ट्रोड्स के मध्य अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल होता है। EMF E = W/Q, यूनिट ऑफ E यानी E का मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है, जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला वही होता है, वर्क mL²T⁻², चार्ज AT mL²T⁻³ एंड A⁻⁻1। ये हमारे EMF का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का होता है। नाउ इफ चार्ज इन 1 कूलम, चार्ज इज 1 कूलम, वर्क इज 1 जूल, देन EMF ऑफ एनी सेल इज E = 1 वोल्ट, यानी thus EMF of cell is called 1 volt. EMF of cell is called 1 volt if 1 joule energy is supplied to drive 1 coulomb charge. If 1 joule energy is supplied by cell to drive 1 coulomb charge around the whole circuit including cell. यानी सेल सहित यदि सेल सहित संपूर्ण विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा आवेश को दी गई ऊर्जा 1 जूल हो, यानी 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा खर्च ऊर्जा 1 जूल है, तो सेल सहित संपूर्ण विद्युत परिपथ में यह कार्य हो रहा है, तो सेल का EMF 1 वोल्ट है। यानी सेल का EMF 1 वोल्ट तभी होगा जब सेल सहित संपूर्ण विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित कराना है और इस प्रक्रिया में सेल 1 जूल ऊर्जा खर्च करे, तो यह सेल का EMF या विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल r से लिखा जाता है, ये सेल के अंदर का ही रेजिस्टेंस होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। सेल के अंदर उपस्थित किसी विद्युत सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा सेल के अंदर आवेश प्रवाह में डाले गए विरोध या रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी सेल में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल सेल के प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में थोड़ा रुकावट डालता है या विरोध करता है, इसी रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, यानी इस रुकावट के कारण ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इनसाइड ए सेल अपोज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बाई इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल इन द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इनसाइड सेल अपोज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बाई इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल इन द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. Internal resistance is represented by small r
and unit of this internal resistance is ohm. This is capital omega, and we call it as ohm, and this is unit of internal resistance. Some part of energy given to charge, some part of energy given to charge by cell, some part of energy given to charge by cell is spent inside cell due to internal resistance of cell. Some part of energy given to cell, given by cell to charge is spent inside due to internal resistance of cell, which increases the temperature of electrolyte material. This energy increases the temperature of electrolyte material in the cell, यानी potential IR. This means potential IR is developed on internal resistance or across internal resistance. सेल द्वारा आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा का कुछ भाग, सेल द्वारा आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा का कुछ भाग इसकी आंतरिक प्रतिरोध के कारण स्वयं सेल के अंदर व्यय हो जाता है। बाकी ऊर्जा से वो सेल सर्किट में चलता है या परिपथ में चलता है। तो सेल द्वारा आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा का कुछ भाग इसकी आंतरिक प्रतिरोध के कारण स्वयं सेल के अंदर व्यय हो जाता है। बाकी बचे हुए भाग से, बाकी बची हुई ऊर्जा से ये सर्किट में, परिपथ में आगे बढ़ता है, जिससे आवेश के बहने के कारण सेल में उपस्थित अपघट्य मटेरियल यानी इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, अपघट्य पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ेगा तो इस कारण से इसका विभव का पतन होगा। सेल के अंदर उपस्थित अपघट्य मटेरियल का ताप बढ़ जाता है और इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव का पतन यानी सेल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो IR इस क्वांटिटी से घट जाता है। हमारे सेल का विभवांतर इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण IR टाइम माइनस हो जाता है, यानी IR माइनस हो जाता है और हमारा सेल का जो विभवांतर है वो घट गया। इस कारण से वो E माइनस IR रह गया। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल बैटरी इज जीरो, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल सेल आइडियल बैटरी इज जीरो, यानी आदर्श बैटरी या सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श बैटरी जो हमारी काल्पनिक चीज है उसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। बाकी सारी बैटरीज का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, लेकिन नॉन जीरो ही होता है, जीरो नहीं होता। तो हमारी जो भी बैटरी रियल में होती है वास्तव में उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं होता, लेकिन जीरो के लगभग होता है। तो उनका प्रतिरोध 1 ओम या 1 ओम से भी काफी कम होता है। तो इस तरह से हमारी जो आइडियल बैटरी है वो उनका प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य होना चाहिए, शून्य होता है, वो काल्पनिक चीज है। और वास्तविक बैटरियों का प्रतिरोध हमारा कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। इस कारण से सेल का EMF या बैटरी का EMF थोड़ा सा कम हो जाता है, बैटरी का पोटेंशियल घट जाता है, IR से माइनस हो जाता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, यानी सेल का टर्मिनल विभवांतर, इसको V से लिखते हैं। ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, यानी सेल को हम किसी सर्किट में ऑपरेट करा रहे हैं, यानी सेल से हम धारा ले रहे हैं, तो जो पोटेंशियल है, ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। किसी सेल की प्लेटों के मध्य प्रचालन विभवांतर को ही सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो इस तरह से EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर हो गया? EMF हमारा जब सेल से कोई धारा नहीं लेते हैं तब मेजर किया जाता है, जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा तब मेजर करेंगे जब हम सेल को सर्किट में लगा लेंगे और सेल से धारा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF से कम आएगा और EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा ही आएगा। ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल r, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज जनरली लेस देन EMF ऑफ सेल। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ही जिम्मेदार है जिसके लिए सेल का टर्मिनल विभवांतर का मान सामान्यतः बैटरी के EMF से कम होता है। तो बैटरी के EMF से टर्मिनल विभवांतर कम क्यों होता है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण। और हम इसको लिखेंगे E इक्वल टू V प्लस IR, यहां से सेल और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस हम बनाएंगे
और ये इसके क्रॉस पोटेंशियल आई आर, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है V इक्वल टू आई आर। तो जो ई होगा वो दो भागों में डिवाइड हो गया है, आई आर और ये आई इंटू कैपिटल आर या वी। तो ई इक्वल टू वी प्लस आई आर या वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल बिकम्स इक्वल टू ईएमएफ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल when no current is drawn from cell. When no current drawn from cell, if I is equal to 0, then terminal potential difference is EMF of cell और cell is open circuit। यानी बैटरी को हम खुले परिपथ में रख दें, जब इससे कोई धारा नहीं ली जा रही है तो इसका टर्मिनल विभवांतर का मान EMF के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ, ओम का नियम। ये ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1826 ईस्वी में दिया था। जॉर्ज साइमन ओम। If physical condition of conductor such as temperature, length, mechanical stress, etc. are kept constant. If physical conditions of a conductor such as temperature, length and mechanical strain are kept constant, then current flowing through the conductor is directly proportional to applied potential difference V across end of conductor। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप, यांत्रिक विकृति आदि में कोई परिवर्तन न हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी धारा उसी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर के अकॉर्डिंग बहेगी। Let V be potential difference and I be current through conductor। I be current through conductor। यदि चालक के सिरों पर विभवांतर V है तथा धारा चालक में I है तो ओम के नियम के अनुसार V is proportional to I या V is equal to RI। R जहां R समानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस R को चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। Where R is proportionality constant and R is called electrical resistance। R विद्युत प्रतिरोध कहलाता है चालक का। R is equal to V upon I, unit of R is equal to ohm and written by this symbol capital omega ohm। या resistance of a conductor is obstruction caused by conductor to the flow of current through it। The resistance of conductor is obstruction caused by conductor to the flow of current through it। यानी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह में चालक तार द्वारा प्रस्तुत अवरोध को चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चालक तार का विद्युत प्रतिरोध हमारा जो चालक तार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध, तो यानी आवेशों के प्रवाह में अवरोध जो भी चालक तार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाता है। सिंस R इक्वल टू वी आई यानी V और I लीनियरली डिपेंड हैं, इसलिए V और I के मध्य ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा में जाएगा और इस ग्राफ का स्लोप डेल्टा I अपॉन डेल्टा V ये 1 अपॉन R यानी रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम का होता है। तो ग्राफ बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन, यानी V और I के बीच में ग्राफ सरल रेखा होता है। और R का हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। R की यूनिट ओम है और डायमेंशनल फार्मूला V का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन I का V W अपॉन Q है और I का डायमेंशनल फार्मूला W M L स्क्वायर T पावर माइनस 2 Q चार्ज A T और I A। इस तरह से R इक्वल टू M L स्क्वायर T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 2। यहाँ पर भी ब्रैकेट लगना चाहिए, बिना ब्रैकेट डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखा जाता। तो इस तरह से हमारा डायमेंशनल फार्मूला R का डायमेंशनल फार्मूला ऑफ R इक्वल टू M पावर 1 L पावर 2 T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 2। इस तरह से ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया R का। ओम्स लॉ इज ट्रू फॉर कंडक्टर ओनली, यानी ओम ने जो नियम डिराइव किया है V अपॉन V इक्वल टू RI, ये नियम केवल कंडक्टर या चालक के लिए ट्रू है। तो ओम का नियम केवल कंडक्टर या मेटल के लिए ही सत्य है,
बाकी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए ट्रू नहीं है। तो ओम का नियम केवल चालकों के लिए सत्य है। इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट, I इक्वल टू 1 एम्पियर, देन R इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर यानी 1 ओम। हेंस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इंड्स एंड करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज सेड टू बी 1 ओम। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने पर 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न किया जाए और 1 एम्पियर धारा बह रही है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है या 1 ओम कहलाता है। नेक्स्ट थिंग, रीजन ऑफ रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध का कारण। विद्युत प्रतिरोध का कारण क्या है? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर along particular direction is known as electric current. When free electron travels from one end to other end of wire, when free electron travel or goes from one end to other end of wire, they suffer repeated collision after fixed atom, repeated collisions with fixed atom or positive ion in path. किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जब चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का जब चालक के तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर होता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे चालक के तारों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है, तब वे मार्ग में पड़ने वाले परमाणुओं से लगातार टकराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा है, यहाँ पर फिक्स्ड चार्जेस हमारे हैं, एटम के न्यूक्लियस ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले सभी न्यूक्लियस से बारी बारी से टकराता है और इसकी टकराने से इसकी दिशा बदल जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मार्ग होना चाहिए था सीधा, वो नहीं होके वो कई टक्करों के बाद वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। बार बार कोलिजन के बाद, एटम से बार बार कोलिजन के बाद या कई टक्करों के बाद एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में थोड़ी सी देर लगती है ड्यू टू कोलिजन्स, और यही विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करने का रीजन है या कारण है। तो thus atom tends to obstruct the path of electron, atom tend to obstruct the path of electron, hence obstruction caused by atom, hence obstruction caused by atom in path moving electron is region of electrical resistance. अतः इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है किनके कारण? जो एटम से इलेक्ट्रॉन टक्कर ले रहे हैं, टक्कर बार बार लग रही है, तो इन टक्करों से इलेक्ट्रॉनों के मार्ग जो है में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक रुक कर होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बार बार स्टॉप हो रहा है, रुक रुक कर हो रहा है, इसलिए चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और यही बाधा विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के रूप में परिलक्षित होती है। तो यही रीजन है, रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉनों का बार बार परमाणु के नाभिक से यानी एटम के नाभिक से टक्कर और इन टक्करों के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का गति करना। इस कारण से इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जो बाधा है यही विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, विद्युत प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, यानी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, या तार की लंबाई बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, अतः लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होता है। तो हमारे तार, एक समान तार दो ले लिए जाए, जो लंबा होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा, जो छोटा होगा वो उसका प्रतिरोध कम होता है, बशर्ते तार एक समान होने चाहिए। दूसरा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर तार का प्रतिरोध निर्भर करता है।
resistance is inversely proportional to cross section area of conductor. Resistance is inversely proportional to cross section of conductor if A is cross section area. If cross section area increases or decreases, because inversely proportional to inverse dependency due to this R decreases. चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए यदि क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है तो पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा और मोटे तार का प्रतिरोध एरिया ज्यादा होने के कारण कम हो जाता है। इसलिए पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, बशर्ते हमारा मटेरियल सेम हो। अगर सेम मटेरियल के दो तार बनाए जाएं तो जो तार पतला होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा और दोनों तारों की लंबाई सेम होनी चाहिए, तो इससे मोटे तार का प्रतिरोध कम हो जाएगा। तीसरा, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तार के पदार्थ पर विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? आर डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर। आर डिपेंड ऑन मटेरियल वायर। चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। रो इक्वल टू आर प्रोपोर्शनल टू L/A या आर इक्वल टू रो L/A, वेयर रो इज मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रो इज मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। It is known as rho is known as specific resistance or resistivity. Rho is specific resistance or resistivity and remains fixed for a particular metal. Rho is constant for a particular metal. जहां रो चालक तार का गुण है, जो रो है हमारा ये चालक तार का गुण है। रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है, रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता कहलाता है। तथा किसी धातु के लिए, किसी मेटल के लिए यह एक नियतांक होता है या नियत होता है। तो रो की वैल्यू एक मेटल के लिए फिक्स होती है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगी। आयरन का फिक्स है, एल्युमिनियम का फिक्स है, कॉपर का फिक्स है। इस तरह से सभी मेटल्स का रो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होता है, अलग अलग है। और वायर बदलने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हमारा, वायर का मेटल बदलने से वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। तो इस तरह से रो हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी रेजिस्टेंस मटेरियल पर भी निर्भर करता है। किस मटेरियल का हमारा वायर बना है इस पर भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। टेम्परेचर ऑफ वायर, चौथी डिपेंडेंसी है टेम्परेचर ऑफ वायर। तार के तापमान पर, तार के तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ये कैसे होगा, कैसे बढ़ेगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर amplitude of thermal vibrations of atom inside conductor increases। यानी चालक का तापमान बढ़ाने पर चालक के अंदर परमाणुओं के ऊष्मीय कंपनों के आयाम बढ़ जाते हैं। ऊष्मीय कंपनों का मतलब ये हमारा चालक है, इसके जो एटम्स हैं वो अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर सदैव गति करते हैं। जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन होता है इस वायर का टेम्परेचर, तो एटम अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, रूम टेम्परेचर आता है, तो थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा KT के कारण ये एटम्स अपनी मेन पोजीशन के यानी मध्यमान स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगते हैं या कंपन करने लगते हैं। जैसे जैसे मेटल का टेम्परेचर और बढ़ेगा रूम टेम्परेचर से, कंपनों के आयाम वो बढ़ जाएंगे। कंपनों के आयाम बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो और ज्यादा हो गई, यानी एटम और इलेक्ट्रॉन के टकराने की संभावना वो ज्यादा हो जाती है। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां से 10 टक्करों में पहुंचा, उसमें टक्करों की संख्या और ज्यादा हो जाएगी। वो हो सकता है 20 या 30 टक्करों में आगे यहां तक दूसरे सिरे तक पहुंचे। तो इसलिए नंबर ऑफ कोलिजन्स, जब वायर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ कोलिजन्स जो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में हो रहे हैं वो उनकी संख्या काफी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि एटम अपनी मेन पोजीशन पर ज्यादा एम्पलीट्यूड से यानी ज्यादा आयाम से इसके दोनों ओर वाइब्रेट करते हैं। तो जब ज्यादा आयाम से वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में जो टक्कर है उसकी संभावना काफी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टक्करों से दूसरे से पहुंचते हैं, हमारा जो वायर का प्रतिरोध है या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसका मान बढ़ता है। तो इस तरह से
चालक का तापमान बढ़ाने पर चालक के अंदर परमाणुओं के ऊष्मीय कंपनों के या थर्मल वाइब्रेशंस के आयाम बढ़ जाते हैं। आयाम बढ़ने के कारण ड्यू टू इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड्स द नंबर ऑफ कोलिजन्स एमंग इलेक्ट्रॉन एंड एटम इंक्रीजेज। नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन एटम एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, हेंस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और मेटल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी ऊष्मीय कंपनों के आयाम में वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन और परमाणु में होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ती है। जिस कारण चालक के इलेक्ट्रॉन यानी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक देर से पहुंचते हैं और फिर चालक या धातु का विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो चालक का तापमान बढ़ाने से चालक का विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ वायर और कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी चालक का तापमान बढ़ाने से चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। इफ R1 be the resistance at temperature T1 and R2 be the resistance of wire at temperature T2 and T2 is greater than T1, then delta T change in temperature T2 minus T1. Here temperature are taken in Kelvin. Then R2 equal to R1 plus, ये R2 equal to R1 ब्रैकेट में 1 plus अल्फा डेल्टा T, where डेल्टा T इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी चालक के तापमान में हुई वृद्धि अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का ताप गुणांक कहलाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ दिस अल्फा इज पर डिग्री केल्विन एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा इक्वल टू थीटा पावर -1। तो इस तरह से इस फार्मूले के अनुसार चालक का टेम्परेचर या कंडक्टर का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो चालक का तापमान बढ़ाने से या कंडक्टर का तापमान इंक्रीज करने से इसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में वृद्धि होती है।